रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ साथ में, ताकि आप लोगों के लिए बाद में ये रिकॉर्डिंग भी बनती रहे। प्रोजेक्ट की जैसे हमने बात की, प्रोजेक्ट है क्या, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी एंडेवर है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि उसने स्टार्ट होना है, उसने एंड होना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये समझते हैं कि अगर टेम्परेरी है 2 मंथ का, 6 मंथ का, दैट्स इट, 1 ईयर में भी। नो, project does not have a time limit according to that. Projects can be of 10 years, 20 years, 30 years, even 50 years. When we talk about hydro dams like Bhasha Dam, अब जो 4,500 मेगावाट का एक डैम बनने जा रहा है, उसका मिनिमम टाइम फ्रेम इट विल बी 7 to 10 years. दिस इज द टाइम फ्रेम स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली काम करें। तो टेम्परेरी कोई भी चीज है, चाहे 50 साल हो, 100 साल हो, इट हैज टू हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। आपकी लाइफ भी एक प्रोजेक्ट है। देयर इज अ स्टार्ट डेट, देयर इज अ डेथ डेट, बर्थ डेट और डेथ डेट, उसके दरमियान जो चीजें होती हैं दैट्स कॉल्ड लाइफ। अच्छा जी, प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडेवर। आप लेते क्यों हैं? टू प्रोड्यूस समथिंग, टू प्रोड्यूस services, results, ठीक है, objectives, anything, whatever you would like to know. हर चीज जो आप प्रोड्यूस करें that can be classified in the project. Now project have to have a temporary endeavor undertaken to create a unique. Now sometimes we also say unique. जब यूनिक की बात करते हैं ना, प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडेवर that is undertaken to create a unique service, product or result. तो समटाइम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम एक 5 मरले का घर बना रहे हैं, अगर उसी डिजाइन पे हम एक और 5 मरले का घर बना दें, तो क्या वो यूनिक नहीं रहेंगे? नहीं, वो फिर भी यूनिक होंगे। वाई? आपकी जमीन चेंज होगी। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर कंसिडरिंग द प्रोजेक्ट। लेकिन बेसिक डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेट्स ऑल्सो गो अलॉन्ग विद द नोट्स कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है एंड नोट्स कैसे लेके चल रहे हैं। नोट्स को स्ट्रक्चर मैंने इस तरह किया है, पहले आपको आएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। लाइक इन दिस टॉपिक इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज बिजनेस वैल्यू, व्हाट इज प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो, व्हाट आर द ऑपरेशंस and what is organizational project maturity. Okay, these are the topics that we will try to cover today. सबसे पहले आता है project. Now very important thing that project management is not something that is new. There are so many examples of the projects from thousands and thousands of centuries, like the examples that I have given: pyramids of Giza, Olympic Games, Great Wall of China, Taj Mahal, Panama Canal, Moon Mission, International Space Station, Building Aeroplane. लाइक पिरामिड से लेके आज तक जब आप एक जहाज बना रहे हैं, जब आप लोगों को मून पे भेज रहे हैं, एवरीथिंग कैन बी क्लासिफाइड एंड इज क्लासिफाइड एज प्रोजेक्ट। नाउ जो हम डेफिनेशन की बात करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की ग्रिप हमें बताती है कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, सर्विसेज और रिजल्ट। पूरी इस नोट्स के अंदर आपको इस तरह इंफोग्राफिक्स मिलेंगे, इस तरह चार्ट्स मिलेंगे। डेफिनेशन के साथ अगर आप विजुअल रीडर्स हैं, सम ऑफ यू मे बी विजुअल रीडर्स, सम ऑफ यू मे बी ऑडिटरी रीडर्स, सम ऑफ मे बी people who like to read, some of you are movie watcher, तो आप जिस तरह के भी हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने नोट्स को डिजाइन किया है कि आप उसको समझ सकें। अच्छा जी, इट इज टेम्परेरी एंड इट क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
कोई भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे यूनिक, इट हैज टू बी वेरीफाइबल. It has to be verifiable. What is meant by verifiable? That if someone wants to verify that the results you have produced are measurable or not, they have to be measurable. That is very important and one of the key characteristic of the project. Now, examples of projects of nowadays or day to day are construction of home, constructing a bridge, developing a new product, hardware, system, software. All these examples are day to day projects. कुछ प्रोजेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट या मैं कहूँ पहली चीज आती है प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन. प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन. अच्छा जी, प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन बेसिकली क्या होता है? अगर हम प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन की बात करें, इनिशियली आपके पास कंप्लीट प्लानिंग नहीं है, ठीक है, आपको हाई लेवल चीजें पता है, आप हाई लेवल प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जितनी अवेलेबल है उतनी प्लानिंग करते हैं और अलोंग द वे जैसे आप उस एक्टिविटी के पास पहुंचेंगे आप उस प्लानिंग को एक्सपैंड कर देते हैं, प्लानिंग को एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है. प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन, जैसे जैसे मूव करेंगे इसको फर्दर एलेबोरेट करते जाएंगे, इसको फर्दर क्लियर करते जाएंगे. इफ दिस इज क्लियर टू यू, डू लेट मी नो. ओके, अदनान हैज अ क्वेश्चन. जी अदनान. जी अदनान. हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि और गैप एनालिसिस और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, क्योंकि इससे आपको बेसिकली क्या मिल रहा होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं. जब आप करंट स्टेट पे हैं, फ्यूचर स्टेट में आ रहे हैं. अगर आप अपने लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप ह्यूमन पोटेंशियल को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपना पोटेंशियल इंप्रूव कर रहे हैं, आप पीएमपी हो जाएंगे, आपकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी. सर्टिफिकेशन करने का मतलब रीज़न यही होता है कि भाई आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस वैल्यू पे काम कर रही है, तो हमने ये भी देखना है कि बिजनेस वैल्यू कितने टाइप की होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर बिजनेस वैल्यू ऑफ ह्यूमन एज वेल एज बिजनेस वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो आपकी बीवी है बिजनेस वैल्यू, तो बेसिकली दो टाइप की होती है, टेंजेबल, इनटेंजेबल. टेंजेबल वो होती है जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो मॉनेटरी एसेट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स की इक्विटीज हैं, यूटिलिटी, फिक्सचर, मटेरियल, टूल, सारा कुछ. इनटेंजेबल क्या होती है? ब्रांड रिकॉग्निशन. क्या आपकी ब्रांड की क्या वैल्यू है जी? अगर आप एक ब्रांड है, जी है, जब हम जी का नाम सुनते हैं तो कहते हैं भाई ये एक नाम है, नाम ही नाम चलता है उसका. हम आईफोन की बात करते हैं, अगर आप पैसे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% पीपल प्रेफर टू बाय आईफोन. व्हाई? ब्रांड रिकॉग्निशन है, उसकी मार्केट वैल्यू है, पब्लिक बेनिफिट्स दे रही है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स है, ये सारा कुछ जो है ना, ये आपकी इंटेजेबल बिजनेस वैल्यू होती है. डेफिनेशन है द एंटायर वैल्यू ऑफ द बिजनेस, सम ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट. इट इज यूनिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना बिजनेस वैल्यू वो डिफरेंट होती है. ठीक हो गया. अब प्रोजेक्ट्स जब आप करते हैं, प्रोजेक्ट में एक और चीज आ जाती है, स्टेक होल्डर्स को भी आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं. दैट इज वो कस्टमर भी हो सकते हैं आपके ना. स्टेक होल्डर्स की सेटिस्फेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट आ जाती है. चेंजेस आ रही है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ रही है, इंप्रूवमेंट प्लान चल रहे हैं. अच्छा जी. जी, ये पढ़ते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं प्रोजेक्ट होने के, या प्लीज रीड. जी, project initiation context, meet regulatory, legal or social requirement, satisfy stakeholder requests or needs, create, improve or fix products, processes or services, implement
और चेंज बिजनेस और टेक्निकल स्ट्रेटजीज। ये सारी चीजें मिलके प्रोजेक्ट को समराइज करेंगे। और चीजें भी हो सकती हैं, मार्केट डिमांड, स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस नीड, सोशल नीड, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, कस्टमर रिक्वेस्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, लीगल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, मटेरियल इश्यूज, इकोनॉमिक चेंजेस। ये चीजें भी सारी मिलके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकती हैं। मतलब कोई भी चेंज जो इफेक्ट कर रही है वो प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकती है। जी क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खुद क्या है? अच्छा जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली द एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। आपने देखा था पीएमपी की प्री रिक्विजिट में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, ठीक है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो आपको नॉलेज है, जो आपके पास स्किल्स है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपके प्रोसेसेस हैं, उन सब की एप्लीकेशन टू अचीव क्या करना है? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। इसलिए इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी क्लियर है सब लोगों को? अगर नहीं क्लियर तो प्लीज यू कैन रेज हैंड एट एनी टाइम। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, ठीक है? ये सारी चीजें प्रोसेसेस, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना, इट इज नॉट ओनली पीपल मैनेजमेंट। सम पीपल थिंक इट्स ओनली पीपल मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कहीं पे आपने प्रोसेसेस लगाने होते हैं, कहीं पे अपने लोगों को हैंडल करना होता है, क्योंकि इन द एंड आप लोगों ने लोगों से काम करवाना है। तो आपने वो दोनों चीजों को साथ लेके चलना होता है टू मीट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता क्या कि आप रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, नीड असेसमेंट होती है, रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई होती है, वो रिक्वायरमेंट को डिटेल किया जाता है, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन होती है, उन रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब इम्प्लीमेंट हो रही होती है तब स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट होती है, एंड एट द एंड यू डिलीवर दोज रिक्वायरमेंट। आप स्कोप मैनेज करते हैं, स्केड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, ये सारी चीजें आप लोग मैनेज करते हैं। अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। जी अदनान, अदनान टिपिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखते हैं, एक दफा रीड करते हैं। जी जी। Typical project management में the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet project requirements. उसके बाद नीचे इसमें है identifying requirements, identifying and managing stakeholders, addressing need, concerns and meeting stakeholder expectations, planning and carrying out communications, balancing project constraints, scope, quality, schedule, budget, resource, rest. ठीक हो गया जी। और एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, better control of financial, physical, and human resources, improve Okay. customer relations, shorter development times, lower costs, and higher profit margins, improve productivity, better internal coordination, higher quality, and increased reliability. जी कोई क्वेश्चन? क्लियर जी, आगे चलते हैं। इफेक्टिव एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्या होता है? बुरहान प्लीज रीड। Strategic competency within organizations. ओके It enables organization to the project result the project results to business goals, compete more effective in their market, sustain the organization, respond to impact of changing business environment by adjusting PM project management plans. ठीक है, ये सारे काम होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में भी होती है, कंस्ट्रक्शन में भी है, गवर्नमेंट में भी है, हेल्थ केयर में भी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? डू लेट मी नो जी, एनी क्वेश्चन सो फार? आपने पे एक मेरा क्वेश्चन था रिसोर्सेज के हवाले से। जी आपने बताया था रिसोर्सेज 4 M's बताए थे। तो ओके अक्सर मैंने क्वेश्चन देखा है, मैंने कई जगह टेस्ट दिया है, तो क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो कौन सा है। तो ह्यूमन इसमें ये तीनों चारों ऑप्शन हुआ ह्यूमन 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 रिसोर्स, ह्यूमन, मैन पावर विल बी कंसिडर्ड एट द मोस्ट इम्पोर्टेंट यस रिसोर्स ह्यूमन या रिसोर्स, मनी। मैन पावर, मैन पावर, मैन पावर, हमेशा ह्यूमन रिसोर्स। व्हाई नॉट
जी हमेशा why not ह्यूमन money? मैन 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 MAN नहीं मैन पावर। नहीं, मैंने कहा why not money? क्योंकि अगर मनी होगी तो हम उससे ही मैन पावर ले सकते हैं, मशीनरी ले सकते हैं, या मटेरियल देखिए अरेंज कर इंसान सकते हैं। इंसान पैसा कमाता है, पैसा इंसान को नहीं कमाता। ठीक है, इंसान पैसे के लिए जा रहा है। मनी इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर अगर उसको इस्तेमाल उसका यूज नहीं है। ठीक हो गया। अब जिनके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स ठीक हैं है। वो उनके पास पड़े हुए हैं, अगर वो उसको यूज नहीं कर रहे, उससे कोई कपड़े नहीं खरीद रहे, चीजें नहीं कर रहे, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मनी? हम जो भी पैसा कमाते हैं हमारे पास कहाँ रहता है पैसा? ठीक है। बुरहान आपने अपने 5 साल में कितना पैसा कमाया होगा ऑन एवरेज? 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया। अभी कितने आपके पास? 4 करोड़ होगा नहीं। आप कपड़े ले चुके हैं, आप चीजें ले चुके हैं। द मेजर थिंग फॉर अ मनी इज टू बाय थिंग्स फॉर मैन। ठीक है, मनी इज अ गुड स्लेव इफ यू यूज इट प्रॉपरली, बट इट इज अ वेरी बैड मास्टर इफ यू लेट इट रूल योरसेल्फ। क्लियर हुआ जी आप? जी ठीक है, आमिर भाई, एक क्वेश्चन था मेरा। श्योर श्योर श्योर। आमिर भाई, हमने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन पहले जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी मतलब हमने ये की थी, आज भी हम वही कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट इज टेम्पररी एंड डिवार। तो टेम्पररी का तो समझ आ गया, डिवार का क्या मतलब है? मतलब उधार लिया गया, लेकिन कैसे, किससे लिया गया? अगर हम क्लाइंट में बैठे हुए हैं तो फिर, अगर हम खुद गवर्नमेंट हैं तो ओके फिर। ओके ओके, आपका मुझे ना क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप एंडोवर का मतलब पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं का मतलब पूछ रहा हूँ कि मतलब इसमें कैसे हम लिया गया कहते हैं ना डिवार को, मतलब नहीं ना, चले एंडीवर मतलब अगर मैं एंडेवर, देखो एंडोवर प्रोजेक्ट इज अ इंडिविजुअल। एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है ट्राइंग टू अचीव समथिंग। टेम्परेरी एंडेवर, कोई काम करना। ओके ओके ठीक है, जिसकी ओके ओके प्रोनाउंसिएशन ओके। एंडेवर भी है, एंड्यूवर भी है। आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दी होगी, जिसकी वजह से आप जो है ना कंफ्यूज हो गए। जैसे पॉसिबल। जी अदनान, एनी क्वेश्चन? नहीं। ओके, अब हम आगे आते हैं प्रोग्राम के ऊपर। अच्छा, मैं ये चीज जी पूछना चाह रहा हूँ अब कि बाकी दोनों को प्रोजेक्ट आवाज आ रही हमारा है, क्लियर शायद हो मेरा गया, कनेक्शन। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी हमारी क्लियर होगी। अब हम आते हैं प्रोग्राम के ऊपर। जी प्रोग्राम्स बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स आपके बेनिफिट्स जो है ना एक प्रोजेक्ट से अचीव नहीं होते, फिर आप क्या करते हैं, आप रिलेटेड जो है ना प्रोजेक्ट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर ओरिएंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने बेनिफिट, उसका बेनिफिट है पैसे कमाना। लेट से उसने क्या है, हमारा एनुअल रेवेन्यू $10 मिलियन हमने जनरेट करना है। उसने 5 विंड टर्बाइन्स लगाई, उसको उससे 5 से नहीं मिले पैसे, उससे उसको 1 मिलियन मिल गया। एक साइड में उसने 5 विंड टर्बाइन लगाई। अब वो और ढूंढेगा, और चीजें करेगा, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करेगा। 5 विंड टर्बाइन्स और ढूंढेगा, 10 विंड टर्बाइन्स और ढूंढेगा, दूध में पैसे इन्वेस्ट करेगा, डिफरेंट चीजों में पैसे इन्वेस्ट करेगा कि वो अपने उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। सो प्रोग्राम इज बेसिकली collection of related projects or sub program combined done work to achieve strategic objective। ठीक है, to achieve strategic objective के लिए related projects को या सब प्रोग्राम को हम कंबाइन करते हैं। ठीक हो गया जी। इसकी डेफिनेशन हम नोट्स के साथ लेके चलते हैं जी। प्लीज रीड अदनान। अदनान प्लीज रीड। A group of related projects, sub-programs, and program activities managed in a coordinated way obtain benefits and control which is not obtainable for managing them individually. आप लोग कंबाइन करके इसलिए करते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो जाए, इकट्ठे इनको मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सैटेलाइट भेजनी है, अब ये बहुत बड़ा जो है ना काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें क्या करते हैं, आप इसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो जो इसको डिजाइन करेगी, दूसरी वो जो इसका ग्राउंड स्टेशन डिजाइन करेगी, एक सैटेलाइट का डिजाइन करेगी, एक वो जो इसकी कंस्ट्रक्शन करेगी, फिर एक वो टीम होगी जो सबको इंटीग्रेट करेगी, और फिर एक वो टीम होगी जब आपने इसको लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने में हेल्प आउट करेगी। ठीक है, इस तरह आप एक मेट्रो को एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपने मेट्रो बनानी है, ट्रेन खरीदनी है, गाड़ियां खरीदनी है, स्टेशन बनाना है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल।
ठीक हो गया। प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होती है? जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक टू प्रोग्राम टू मीट द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। बेनिफिट क्या हो, रीजन क्या होता है? हम इसको इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि इंडिविजुअली हम लोगों को वो कंबाइंड बेनिफिट नहीं मिलने थे, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। प्रोग्राम मैनेजर कौन होता है? जो लीडरशिप और डायरेक्शंस देता है कि हम इसको अचीव कर सके। इसका मेन फोकस होता है कि जो मेजर बेनिफिट है, अगर सैटेलाइट के केस में इसने सैटेलाइट ऊपर पहुंचा, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इंटरडिपेंडेंसीज विद इन अ प्रोजेक्ट एंड टू प्रोग्राम लेवल टू डिटरमिन द ऑप्टिमल अप्रोच फॉर मैनेजिंग देम। ठीक हो गया जी? अच्छा जी। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है? इंटरडिपेंडेंसीज, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं? जो इंटर इंसान के अपने सेल्फ, नहीं, दैट इज इंट्रा। जो सेल्फ होते हैं ना उसे कहते हैं इंट्रा। जब हम इंटर की बात करते हैं ना तो होते हैं एक दूसरे से। जब हम कहते हैं ना इंटर रिलेटेड, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड। इंट्रा रिलेटेड, अपने आप रिलेटेड। इंटरपर्सनल स्किल्स, एक दूसरे से बात करने का तरीका। इंटरडिपेंडेंसीज, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंसीज है, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज। जी बुरहान, रीड करते हैं। project management focuses on प्रोग्राम मैनेजमेंट, interdependencies within a प्रोग्राम project. मैनेजमेंट। So, program management focuses on interdependencies within a project and at program level to determine optimal approach for managing them. जी अलाइनिंग क्या? Alignment अलाइनिंग, with हाँ जी, अलाइनमेंट करते हैं स्ट्रेटेजिक strategic डिसीजंस पे। direction, जी managing interdependencies among program components. आवाज आपकी कट गई। जी जी बिल्कुल, आप बोलते हैं, मैं सुन रहा हूँ। Alignment with strategic direction, managing interdependencies among program components, managing program risk and issues and conflict that affect multiple projects, allocating program scope into program components, managing change requests within shared governance framework, allocating budget across multiple projects, and ensuring benefit realization. जी, ये होगी प्रोग्राम मैनेजमेंट। ठीक है, एग्जांपल क्या है? मेट्रो स्टेशन, अगर आपने फॉर एग्जांपल बनानी थी, आप उसका मेट्रो स्टेशन बनाते हैं, मेट्रो खरीदते हैं। ये दुबई की एग्जांपल में लगाई हुई है। मेंटेनेंस की है, एलिवेटेड, इन सबको कंबाइन करके आप एक काम करते हैं, दैट इज प्रोग्राम। ठीक है, ये डिफरेंट चीजें आ गई। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोग्राम क्या होते हैं? ये रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉमन आउटपुट होती है। ये इसलिए करते हैं रिस्क डिक्रीज हो जाए, बजट कंट्रोल हो जाए, स्टार्ट और एंड ये भी टेम्परेरी होते हैं प्रोजेक्ट के लिए। अब आती है तीसरी चीज, दैट इज पोर्टफोलियो। जी, एनीवन हु हैज आइडिया ऑफ पोर्टफोलियो? अदनान। जी, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट का या कंपनी पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो जनरल, जो आप कल आपने दूसरी बात की थी पोर्टफोलियो, वो ठीक है। कंपनी पोर्टफोलियो क्या होता है, बताएं जरा मुझे। पोर्टफोलियो बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक जो कि आइदर विजुअली होती है या मतलब एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी चीज की, जो कि उसके जो करंट सिचुएशन होती है, उसका पास्ट में सिचुएशन रही होती है और जो उसके साथ चीजें इंटरेक्ट कर रही होती हैं, उसकी एक प्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो। अच्छा जी, चलो ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्शन भी। अच्छा, इसको साथ लेके चलते हैं। ये जो एक पिक्चर है ना, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो डैशबोर्ड है। पोर्टफोलियो में आपकी हर चीज आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है, किस तरह लेके चलती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स क्या है। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड होता है ना इस तरह का, ये पोर्टफोलियो की एग्जाम्पल है। ठीक है, पोर्टफोलियो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करती है, ऑप्टिमल अप्रोचेस प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को कंबाइन करती है, प्रायोरिटाइज करती है रिसोर्स कैसे लेना है, आरओआई कैसे जनरेट आपने करना है। की डेफिनेशन क्या होती है, यही प्लीज रीड कीजिएगा। यही प्लीज रीड कीजिएगा। जी प्लीज। पोर्टफोलियो
collection of projects, programs, subsidiary portfolios and जी मैं रीड कर रहा हूँ. Collection of projects, programs, subsidiary portfolios and operations managed as a group to achieve strategic objectives. अब इसमें ऑपरेशंस भी आ गए. इसमें मतलब नीचे भी वही सब कुछ लिखा हुआ है. इट्स कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, सब्सिडियरी पोर्टफोलियो एंड ऑपरेशन ये जो मैनेज एज अ ग्रुप टू जो अचीव. मोस्टली ऊपर लिखा होता है ना, वही नीचे एज अ मैंने पिक्चोरियल में लिखा होता है कि वो ज्यादा क्लियर हो सके. ठीक है जी. अच्छा जी. पोर्टफोलियो एग्जांपल्स क्या, सब पोर्टफोलियो प्रोग्राम आ जाते हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं. कुछ प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ पोर्टफोलियो डायरेक्टली उनको प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करता है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी होती है. फॉर एग्जांपल अब आपने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लेट्स से बैरिया टाउन है, वो एक बैरिया जो है ना, मतलब ऐसी कंपनी का नाम बैरिया टाउन है. बैरिया क्या नाम है कंपनी का? बैरियर टाउन. वो तो टाउन है ना, वो जो बनाता है सोसाइटी बनाता है, कि कंपनी का नाम बैरिया टाउन है. कंपनी का नाम बैरियर टाउन है. अच्छा चलो, बैरिया टाउन है. उसने अपना काम करना मतलब क्या करता है, एक लग्जरी हाउसिंग बना देता है जो कि पॉलिटिशियंस के लिए होता है, एक गरीबों के लिए बना देता है मतलब, और एक जो है इंजीनियर वो खरीद ले 5-10 मरले का वो बना देता है. फिर वो विलास भी बना देता है, वो टावर भी बना देता है, सड़कें भी बनाते हैं, वो सड़क ब्रिज भी बनाना शुरू कर देते हैं, रेलवे भी, क्रिकेट स्टेडियम भी. यानी कि कुछ कुछ का आपस में रिलेशन होता है, कुछ का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता. अब देखें, क्रिकेट स्टेडियम का कोई ताल्लुक होता है लग्जरी हाउस के साथ? कोई ताल्लुक नहीं होता. अदनान ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा ही है कि वो कुछ हाउसिंग प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और उसके साथ सेपरेटली क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट है उसको भी डील कर रहे हैं. जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने पोर्टफोलियो में सारे काम कर रही होती हैं. क्यों? उनका मकसद होता है उन लोगों ने अपनी रेवेन्यू जनरेट करना है. अब जहां से भी रेवेन्यू आता है उनको अच्छा लगता है, रेवेन्यू भैया आने दो, उन्हें क्या मसला है, रेवेन्यू जहां से आता है आने दो. ठीक है, तो वो डिफरेंट काम करते हैं, वो उनका पोर्टफोलियो. अब कुछ कंपनीज प्रोजेक्ट भी कर रही होती हैं, प्रोग्राम भी कर रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट हो सकता है, ये प्रोजेक्ट हो सकता है. और साथ में वो ऑपरेशन भी कर रही होती हैं. ऑपरेशन उनके डे टू डे एक्टिविटीज चल रही होती है. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है पोर्टफोलियो की. अब हम आते हैं ऑपरेशंस पे. जी, ऑपरेशंस क्या होता है या जनरली? कोई भी अब मैं खुद इस वक्त ऑपरेशन मेंटेनेंस में हूँ, तो कोई भी चीज जो यूजुअली एक ही तरीके से चल रही होती है और उसमें इतनी सर्टेनिटी नहीं आती, तो वो ऑपरेशंस हैं. बिल्कुल, तो आपने एक ही बिहेवियर को फॉलो करना. ऑपरेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल है, वो रेपिटेटिव होते हैं, उनके रिसोर्स असाइंड होते हैं, सेम टास्क आप बार बार कर रहे होते हैं, ऑन गोइंग होता है. और ऑपरेशन का ना कोई स्टार्ट डेट होती है, ना कोई स्टार्ट डेट चले कर ले, एंड डेट कोई नहीं होती. अदनान एग्री करते हैं? कुछ केसेस में एंड डेट होती है, वैसे जब तक उस चीज की लाइफ है तब तक वाकई में चल. वो तो एक लाइफ वो खत्म हो गया, लेकिन जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशंस की कोई एंड डेट डिफाइन नहीं होती. ठीक है, ये ऑपरेशन जब तक से है. कॉल सेंटर, अब ये देखिए इसमें से ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट एग्जांपल के है, कॉल सेंटर वाले जो काम करते हैं उनका डेली वही काम उन्होंने करना है, दैट इज एन ऑपरेशन. जो आप चांद पे बंदा भेज रहे हैं या सड़क बना रहे हैं, वो एक प्रोजेक्ट है. गाड़ी की मेंटेनेंस है या फिलिंग है, दैट इज अ ऑपरेशन. ये 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं. आर दे क्लियर? यस. अब अगली 4 एग्जांपल्स देखें. आर दे क्लियर और नॉट? हाँ जी, क्लियर. ओके, गुड. अच्छा जी, डिफरेंस क्या होता है? प्रोजेक्ट टेम्परेरी होता है, ऑपरेशन ऑनगोइंग होता है, रेपिटेटिव होता है. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के बाद खत्म हो जाता है, ऑपरेशन बिजनेस को लगातार चलाता है. प्रोजेक्ट कैटलिस्ट होता है, ऑपरेशन लगातार चलता है, स्टेटस को करता है. ये सारे उसके अंदर डिफरेंसेस हैं. अच्छा जी, अब आपने कल एक बात की थी अदनान ने कि बेसिकली प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस किस तरह लेके चलते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको ये एग्जाम के अकॉर्डिंगली ये चीज क्लियर हो. ठीक है, अगर क्वेश्चन होगा तो
हैंड रेज कर दीजिएगा, इसके बाद मैं कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्ट डेट है प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, विंड टर्बाइन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ हाइड्रो की ले लेते हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट हुआ, आपने काम करना शुरू किया, इनिशिएशन हुआ, फिजिबिलिटी स्टडी हुई, आपने वो चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू की, वो चीज़ प्रोड्यूस होगी, प्रोजेक्ट एंड हो गया, प्रोजेक्ट एंड हो गया। जब प्रोजेक्ट एंड होता है तो वो चीज़ ट्रांसफर हो जाती है ऑपरेशन, फिर वो ऑपरेशन में चीज़ चलना शुरू हो जाती है और वो रेपिटिव हो जाती है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। समटाइम क्या होता है, ऑपरेशन चल रहा होता है, ऑपरेशन के दरमियान को इतना बड़ा ब्रेकडाउन आ जाता है कि आप उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट खत्म होता है वो चीज़ दोबारा ऑपरेशन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड फॉर प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, मेरा ख्याल है क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है, इसमें कोई खास इतनी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अच्छा जी, यही वो शो कर रहे हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन का रिलेशनशिप चल रहा होता है। ऑपरेशन को मैनेज करना ऑपरेशन मैनेजमेंट होती है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्कोप के आउटसाइड है, आपको सिर्फ इसका आइडिया होना चाहिए। ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए PMI का स्टैंडर्ड है ऑपरेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आप में से कोई इसको समझना चाहे तो इट्स अ वेरी गुड स्टैंडर्ड, आई कैन शेयर विद यू गाइस, जो समझना चाहे, ठीक है, क्योंकि PMP में इसके बारे में क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्या होता है जी, सिर्फ आप ये समझ लें ऑर्गेनाइजेशन की मेच्योरिटी के लिए दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटेजी आती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटेजी बनती है कि जी हमने काम करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी बताती है पोर्टफोलियो को, पोर्टफोलियो डिसीजन लेता है कि ये मैंने काम करना है, ये प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम होने हैं, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम ड्रिवन करते हैं, वो रिजल्ट ट्रांसफर हो जाते हैं ऑपरेशन को, ऑपरेशन बिजनेस वैल्यू डिलीवर करती है और वापस ये जाती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी में, और ये सर्कल चलता रहता है, बिजनेस एनालिसिस चलता रहता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो प्लीज, एनी कंफ्यूजन सो फार? बुरहान, या अदनान, ये प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम की रिजल्ट स्लाइड जरा अगर आप ओपन कर दें, तो मैं नोट्स ले रहा था उसके, तो आपको ये स्लाइड सारी मिल जाएंगी, सिर्फ अपने वो मिनी नोट्स लिखें, बाकी आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी ये सारी में। वो मुझे आदत है। श्योर श्योर श्योर, ठीक हो गया जी, कर दूं आगे? अदनान क्लियर है? जी क्लियर है। मुझे अदनान में क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े इन डेप्थ क्वेश्चन होते हैं। बुरहान, आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, यहाँ तो सारी समझ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैं कौन सा ऑप्शन हूँ? नहीं, जहाँ समझ नहीं आ रही वो पूछ लूंगा, लेकिन इधर जो है ना मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही थी कि बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस से क्या मुराद है, वैल्यू परफॉर्मेंस एनालिसिस। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ मिसाल क्या है, लास्ट टाइम नून लीग की हुकूमत आई थी, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा एक चैलेंज था, तो उनकी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई कि हमने इलेक्ट्रिसिटी खत्म करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज खत्म करनी है, ठीक है। उनके पोर्टफोलियो ने डिसाइड किया हमने ऑयल एंड गैस से भी काम कराना है, हमने कॉल के प्रोजेक्ट करने हैं, प्रोग्राम करने हैं, विंड के हाइड्रो के सारे करने हैं। उन्होंने डिसाइड किया, प्रोग्राम किए, प्रोग्राम करके वो सारे प्रोजेक्ट्स ऑपरेशन में चले गए। ऑपरेशन में क्या, जो भी विंड प्रोड्यूस करता था, हाइड्रो करता था, वो सारे के सारे वोल्टेज जो थे, आपके वॉट थे, वो बिजनेस वैल्यू में अंदर ऐड हो रहे थे। पहले 5000 मेगावाट से एक प्रोजेक्ट किया, 4000 रह गए, 3500, शॉर्टेज की बात कर रहा हूँ, शॉर्टेज कम होता गया, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बनती गई। अच्छा, जैसे जैसे पोर्टफोलियो रिव्यू करता गया, ये प्रोग्राम बन रहे हैं, वो बिजनेस को इम्प्रूव करता है, बिजनेस को इम्प्रूव करता है। जी बुरहान, क्लियर हो गया? जी जी जी, ओके, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई कंफ्यूजन? सॉरी। ओके, अब हम आगे चलते हैं PMO, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली एक PMO बनाती है। PMO क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बेसिकली आपका हेड ऑफिस भी हो सकता है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इनका काम है कि आपको पॉलिसीज देना, प्रोसीजर्स देना, मेथड देना, गवर्नेंस देना,
लेसन लर्न देना। ये आपको हेल्प आउट करती है, ट्रेन करती है और सारे प्रोजेक्ट को जो एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच देती है। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो इस स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के थ्रू चले। ठीक हो गया। ये फैसिलिटेट करती है, स्ट्रक्चर लेके चलती है, रिसोर्सेज देती है, टूल्स एंड टेक्निक देती है। जी, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को सपोर्ट करती है। अदनान प्लीज रीड करिएगा क्या क्या करती है पीएमओ। Primary function of PMO: support PMs. Uniform approach, identity and develop project management methodology, practices and standards. Monitoring compliance with project management standard, policies, procedures and templates via project audits. Developing and managing project policies, procedures, templates and other shared documentation, organizational process assets. Support for project managers, coaching, mentoring, training, and oversight, co-coordinating communication across projects, managing interdependencies among programs, managing shared resources across all the projects. ओके ये सारे जी, ठीक। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? को कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो आपस में भी पीएमओ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके उनके साथ कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ ना। अच्छा जी, पीएमओ 3 टाइप के होते हैं: प्रोटिव, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिव। प्रोटिव क्या करते हैं? सिर्फ टूल्स एंड टेक्निक्स देते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। इसके अंदर पीएमओ का कंट्रोल, पीएमओ मतलब हेड ऑफिस का कंट्रोल बहुत कम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का कंट्रोल बहुत हाई होता है। कंट्रोलिंग में क्या आ जाता है? इसमें वो आपको सारा कुछ देते हैं, साथ में आपसे कंप्लायंस मांगते हैं, आपका ऑडिट करते हैं, आप बोलते हैं भाई ये भी करो वो करो, हमें बताओ क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे पीएमओ का कंट्रोल मीडियम होता है। एक होता है डायरेक्टिव, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ जाए तो वो भाई प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। इसमें पूरा प्रोजेक्ट का कंट्रोल पीएमओ के हाथ में होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर एक्ट लाइक अ डमी। ठीक है, ये तस्वीरें भी मेरा ख्याल आपको क्लियर करनी होगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी, रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्सेस पीएमओ। प्रोजेक्ट मैनेजर फोकस करता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर, पीएमओ का रोल होता है रिस्क को, स्टैंडर्ड्स को, अपॉर्चुनिटी को मैनेज करना। प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, पीएमओ सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है। प्रोजेक्ट मैनेजर का फोकस एक प्रोजेक्ट पे होता है और पीएमओ का फोकस सारे प्रोजेक्ट और उनकी डिपेंडेंसीज पे होता है। जी, दिस कंप्लीट्स this topic, which is project management, business value, program portfolio operation, organizational project management, and PMO. Any questions so far? We can have questions now. मैं recording करूँगा। अच्छा जी, फ्रेम बुक के ये 6 कंपोनेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल से जो आज की हमारी क्लास है ये आने वाले सारे क्लासेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। आपके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ठीक होंगे तो उसके ऊपर आप अपने आगे बेस बना सकेंगे। क्लियर है जी? जी। अच्छा जी, सबसे पहले एक चीज होगी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट फेजेस, फेज गेट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स एंड नॉलेज। जी, लाइफ साइकिल क्या होता है बेसिकली अदनान? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल शुरू होता है प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेकर उसके एंड तक, जितनी भी एक्टिविटीज और प्रोसेसेस होते हैं वो सारे कंस्टिट्यूट करते हैं वो सारी लाइफ साइकिल होता है। इनिशिएशन से लेकर उसके कंप्लीशन तक। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब एग्री हुआ कि हमने काम करना है, फिर प्लान हुआ, फिर डिजाइन हुआ, फिर वो काम हमने किया और एंड में बना के हमने हैंड ओवर कर दिया। ऐसा ही है, ठीक है ना? दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इन जनरल। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट फेजेस। इट इज अ परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि काम स्टार्ट करना, प्लान करना, दैट इज लाइफ साइकिल। यार अभी यही पूछ रहे थे, आपको सिर्फ प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए प्रोग्राम रिलेटेड होते हैं। आपको हर चीज की डेफिनेशन याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझना जरूरी है। ठीक हो गया? ओके, ठीक हो गया जी। फेजेस, प्रोजेक्ट फेज क्या होते हैं, प्लीज रीड करते हैं बुरहान। The project phase is a collection of logically related project activities that results in one or more deliverables. These are industry specific. फेज क्या For होता है? example, मैं फेज बताता हूँ। फेज क्या हो गया? एक अगर हम प्रोजेक्ट, अगर 10 मरले घर बनाने की बात करें ना, 10 मरला घर बनाने में पहले डिजाइन, पूरा डिजाइन बनना एक फेज है, या फिजिबिलिटी,
कि मैंने ये फिजिबिलिटी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं ना थोड़ा इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूँ कि मैं एक कनाल का या 10 मरले का घर ले रहा हूँ, तो मैं उसकी फिजिबिलिटी कर रहा हूँ, ऐसा ही है, फिजिबिलिटी बना रहा हूँ, प्लॉट्स देख रहा हूँ कौन सा मेरे लिए बेनिफिट है कौन सा नहीं है। फिर मैं अगर वो प्लॉट ले लेता हूँ, ठीक है, मैं प्लॉट खरीद लूंगा, वो एक बाइंग एक चीज होगी। फिर मैं जब उसमें काम शुरू करूंगा, उसकी प्लानिंग करूंगा, काम की मैंने काम ऐसे प्लान करना है, मैं उसका नक्शा बनवाऊंगा, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दूंगा। फिर पूरी कंस्ट्रक्शन के बाद मैं उसकी चीज़ों की टेस्टिंग करूंगा, पानी की, गैस की, हर चीज़ों की, और फिर एंड में मैं उसको बेच दूंगा। ये एक फेज पूरा, एक एक चीज जो एक एक एरिया था, हर एक चीज फेज है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर फिजिबिलिटी एक फेज है, प्लानिंग एक फेज है, डिजाइनिंग एक फेज है, कंस्ट्रक्शन एक फेज है, टेस्टिंग एक फेज, हैंड ओवर एक फेज है। और हर फेज के एंड पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि आगे हमने जाना है कि हमने आगे नहीं जाना। जी क्लियर है? आमिर भाई वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को भी हम फेजेस कह सकते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेसिकली कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है कि पूरा काम कैसे करना, वो फेजेस नहीं होता, वो पूरे काम की डिस्क्रिप्शन होती है, डिटेल्ड होती है, पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, वो फेज नहीं होता। कोई एक काम, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो एक फेज है, आप प्लान कर रहे हैं, वो एक फेज है, डिजाइन कर रहे हैं, वो एक फेज, ठीक है। इसमें फर्दर डिस्कशन होगी या क्लियर होगी चीजें फिर। अच्छा जी, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? लाइफ साइकिल एंड फेजेस क्लियर है? जनरल लाइफ साइकिल की हमने बात की। लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड तक लाइफ साइकिल होता है, और उसके अंदर फेजेस हम कह रहे होते हैं। फिजिबिलिटी एक फेज है, प्लानिंग एक फेज है, डिजाइन एक फेज है। लाइफ साइकिल दो टाइप की होती है। अगर आप अपना, जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट करते हैं, वो प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल होता है, यानी कि प्लान्ड होता है कि आपने काम कैसे करना है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। ऐसा ही है बुरहान? ऐसे ही आप, होता है, प्लान होता है। आपका भी प्लान चलता है या? जी बिल्कुल। अच्छा, पूरा आपका, उसको हम कहते हैं प्लान साइकिल, ठीक है। प्लान साइकिल या प्लान ड्रिवन या प्रिडिक्टिव या वाटरफॉल या ट्रेडिशनल। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपका स्कोप फिक्स है, आपका स्कोप फिक्स है कि आपने जो काम करना है ना, वो फिक्स है, ठीक है। बाकी चीजें चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन जो आपने मेजर काम करना है वो आपका फिक्स होता है कि भाई मैंने ये काम कराना, ये मेरा काम हो। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल, वाटरफॉल या ट्रेडिशनल। प्लान ड्रिवन, प्रिडिक्टिव, वाटरफॉल, ट्रेडिशनल। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? प्लीज बताइएगा। जी क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, समटाइम क्या होता है, आपका प्लान फिक्स नहीं होता, आपका प्लान, आपका स्कोप चेंज हो रहा होता है। जैसे कि आईटी में होता है, हर 15 मिनट बाद स्कोप चेंज हो रहा होता है। तब हम प्रिडिक्टिव इस्तेमाल नहीं करते, हम यूज करते हैं अजाइल। अजाइल के अंदर प्रोसेस आती है आइटरेटिव, तो थोड़ा काम बार बार कर लेते हैं, या इंक्रीमेंटल स्टेप्स में करते हैं, ठीक है। उसको हम अजाइल या अडॉप्टिव भी कहते हैं, और इटरेटिव इंक्रीमेंटल भी कहते हैं। अच्छा, पहले हम बात करते हैं प्रिडिक्टिव की। प्रिडिक्टिव या वाटरफॉल, इसको प्लान ड्रिवन भी कहते हैं। वाटरफॉल से क्या मतलब होती है, क्या मतलब बनती है वाटरफॉल से? मतलब जैसा एक वाटरफॉल एक स्पेसिफिक सिमत में चल रहा होता है, एक डायरेक्शन में चल रहा होता है ऊपर से नीचे, तो सेम एज प्रोजेक्ट भी इसी तरह एक फेज के बाद दूसरा वही आना है, तीसरा चौथा। जैसे हमारे विंड पावर प्लांट्स हैं, बिल्कुल ऐसा, डिटो कॉपी है, तकरीबन कॉपी पेस्ट ही है। बिल्कुल इसे कहते हैं स्कोप इज फिक्स, आप प्लान कॉपी कर सकते हैं, ये प्लान ड्रिवन होता है। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, आप अपना स्कोप चेंज कर रहे होते हैं, चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बेहतर हो रही होती है, इंप्रूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप फ़ोन खरीदते हैं ना, स्पेशली अगर मैं आईफोन की बात करूँ, तो कुछ दिनों बाद एक नई अपडेट आ जाती है। आपने लैपटॉप लिया हुआ है, लैपटॉप लैपटॉप में अपडेट्स आ रही होती है, अपडेट्स आ रही होती है ना,
जी वो क्या कर रहे होते हैं, वो स्टेप्स में चल रहे होते हैं। ये काम किया, उसके उसमें अपडेट दे दी, फिर काम किया, फिर अपडेट दे दी। ये क्या हो रहा है, ये चेंज ड्रिवन आ रहा होता है, चेंज आ रही होती है चीज़ों के अंदर ना, चेंज ड्रिवन चल रही होती है। ये हमारा, इसको हम कहते हैं अजाइल या अडॉप्टिव। क्लियर है जी। एक हमारा हो गया प्रिडिक्टिव, जिसमें स्कोप फिक्स है। एक हमारा हो गया अजाइल, जिसमें स्कोप वेरिएबल है, स्कोप वेरिएबल है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि आप लोगों के ये वो एक वाइड टॉपिक है जो आप प्रैक्टिकल साइड पे नहीं करते। ठीक है, स्कोप वेरिएबल है, इसको हम चेंज ड्रिवन कहते हैं। जी क्लियर है। जी अच्छा जी, मैं जरा बोर्ड पे चल के ही इसको करता हूँ, थोड़ा सा और फर्दर क्लियर है। अच्छा, जो अभी तक मैंने बताया है उसमें मेरा ख्याल आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। स्कोप हमारा जो है वो हमने बात की है कि वो इतना होना चाहिए, वो सारा कुछ हमने स्कोप वाले पे ये चीज क्लियर कर। एक क्वेश्चन है मेरा। अब अजाइल के अंदर आप पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। अजाइल को हम अडॉप्टिव भी कहते हैं, ये चेंज ड्रिवन होता है। ठीक है, अजाइल इज बेसिकली चेंज ड्रिवन। when you talk about agile it has to be change driven। अगर उसमें चेंजेस नहीं आ रही तो वो अजाइल नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट अजाइल। अब अजाइल में दो टाइप्स आ जाती हैं। अजाइल एक आइटरेटिव और एक इंक्रीमेंटल। आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल। अजाइल खुद भी एक टाइप है, और आइटरेटिव क्या है, आप थोड़ा सा काम करके फौरन डिलीवर करते हैं, फौरन डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेंगे कंस्ट्रक्शन के घर की, तो वो कंस्ट्रक्शन की ऐसी एग्जाम्पल होती है तो समझ आ जाती है, लेकिन हम उसको तीन चारों में घुमाएंगे। सबसे पहले इंक्रीमेंटल की एग्जाम्पल क्या है। इंक्रीमेंटल एग्जाम्पल ये है, आपने एक सीढ़ी का एक हिस्सा बनाया, आप स्टेयर्स बना रहे हैं, एक हिस्सा बनाया, आपने अपने कस्टमर को बुलाया, भाई आके चेक कर लो। वो आके देखता है, वो कहता है जी ओके है। आप कहते हैं ओके है, कहता है हाँ जी ओके है। आप कहता है जी इसके पैसे दे दें, और फिर आप उसके पैसे दे दें, सेट हो गया। अब आप अगला स्टेप बनाते हैं, फिर अगले स्टेप पे आके रिव्यू करता है, यानी हर स्टेप में वो रिव्यू करता है, और आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। तो कहते हैं इंक्रीमेंटल। आइटरेटिव की एग्जांपल क्या होती है जी, आपने एक बंदे को काम दिया कि जी बजरी लेके आनी है। आपने उसको ठेका दिया हुआ है कि आपने मुझे ना बजरी या लेट्स से ईंटें लेकर आनी है, बजरी लेके आनी, आपने मुझे 10 ट्रक देने। वो क्या करता है, एक ट्रक लेके आता है, लाके आपको डिलीवर करता है। आप उसको चेक करते हैं, पूरा एक ट्रक आ गया, एक दफा में पूरा आ गया, वो डिलीवर हो गया, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, काम खत्म हो गया। फिर कुछ अरसे बाद आप उसे दोबारा कहते हैं मुझे ये चीज चाहिए, तो दोबारा जाता है, दोबारा एक ट्रक लेके आता है, आप चेक करते एक्सेप्ट करते, काम होता है। ये आइटरेटिव है। यानी आइटरेटिव में क्या है, पूरी की पूरी डिलीवरी थोड़े हिस्सों में दे देते हैं। 10 ट्रक देने थे, एक दिया, आगे चले आगे चले आगे चले। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अगर ये चीज क्लियर नहीं है प्लीज लेट मी नो, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी अदनान क्वेश्चन पूछे प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एडेप्टिव और हाइब्रिड थे वो भी एजाइल की कैटेगरी में ही है, वो सेपरेट है? यस, एजाइल की कैटेगरी में सिर्फ ये दो हैं, इटरेटिव और अभी मैंने इंक्रीमेंटल। हाइब्रिड की बात नहीं की, जो नहीं, अडॉप्टिव, एडेप्टिव का आपने बोला था ना। मैं बताता हूँ ना, जो अजाइल है, अजाइल को कहते हैं अडॉप्टिव। ठीक है, अजाइल को कहते हैं अडॉप्टिव। टोटल 4 टाइप्स हैं। प्रिडिक्टिव, जिसके नाम प्रिडिक्टिव को प्लान ड्रिवन, वाटरफॉल भी कहते हैं। दूसरा है ठीक है, अजाइल, अजाइल को आप चेंज ड्रिवन या अडॉप्टिव भी कहते हैं। तीसरी टाइप है आइटरेटिव, और चौथी टाइप है इंक्रीमेंटल। ठीक है। आमिर भाई कोई वेट 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 वेट, मैं तो बता रहा हूँ आगे। फिर एक हमने अप्रोच को कंबाइन करके बनाया, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। वो क्या है, अजाइल और प्रिडिक्टिव का कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी कर लें प्रिडिक्टिव अजाइल मेथड पे, कि मुकम्मल
चेंज के साथ हम अपनी फिजिबिलिटी स्टडी करते रहते हैं, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन करने लगे हम उसको एक प्लान को लेके चले, वो आपकी हाइब्रिड प्रोजेक्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? आमिर भाई मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप कोई और एग्जांपल देते हैं इटरेटिव और इंक्रीमेंटल की। अभी एग्जांपल्स आएंगे, जो इस थोड़ा अभी आएंगे और एग्जांपल्स आएंगे। अभी में मेरा एक क्वेश्चन था हम्म कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूँ, हम्म कंस्ट्रक्शन के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है वो होता तो उसका स्कोप फिक्स ही होता है, हम्म ठीक है, प्रोडिक्टिव में आता है, लेकिन हम जो उसके लिए पेमेंट्स वगैरह ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मंथली पेमेंट ले रहे होते हैं कि एक मंथ का काम हुआ साथ साथ चेक करवाया उसकी पेमेंट ले ली, उससे अगले मंथ काम करवाया उसकी साथ साथ चेक करवाया उसकी पेमेंट ले ली, तो ये जो है ये हाइब्रिड के अंदर काउंट होगा या ये प्रेडिक्टिव या वाटरफॉल वाली नहीं है? स्कोप तो हमने प्रोजेक्ट का स्टार्ट में जो है ना वो डिसाइड कर लिया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम वो काम करते गए और उसकी पेमेंट्स लेते गए, तो ये किस टाइप में इसको काउंट किया जाएगा? ये आपका प्रिडिक्टिव आएगा। अब प्रिडिक्टिव में डिसाइड होता है कि आप इस स्टेप पे करेंगे आप पैसे मिलेंगे, ये माइलस्टोन अचीव हो गया फिर पैसे मिलेंगे, ये प्लान के अंदर लिखा होता है, ऑलरेडी ठीक लिखा है, होता है। ठीक, जी जी ठीक है। जी इसको रीड करते हैं या वाटरफॉल को। जी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स फिजिबिलिटी देन प्लानिंग डिजाइन कंस्ट्रक्ट टेस्ट टर्नओवर, और साथ साथ मतलब किसी भी फेज में अगर हमें मतलब नाकामी होती है तो या हम हर फेज डिसाइड करता है कि हमें नेक्स्ट फेज पे जाना है या नहीं जाना। और used when products to be delivered is well understood, sequential or overlapping phases, scope time and cost is calculated in the early in the project life cycle. जी Iterate, पढ़े पढ़े प्लीज। iterative and incremental used when organization needs to manage changing objectives and scope. Partial delivery is beneficial. High level product vision is developed and scope is elaborated one iteration at a time. Increment successfully to add the functionality of the project. Product is developed both incrementally and iteratively. Think about a banking project to understand iterative and incremental life cycle. Website accounts, account statements, bank office processing, credit card processing, mobile application. अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इसी एग्जांपल हम लेके चलते हैं। आपने वेबसाइट अकाउंट बनाया, क्या हुआ है, एक चीज हुई है फिर आप उसमें ऐड ऑन करते गए, एक चीज एक्सेप्ट हो गई है वेबसाइट में, अब आगे चलते गए चलते गए चलते गए। पहले आपने वेबसाइट बनाई, फिर आपने बैंक के ऑफिस की प्रोसेसिंग बनाई, फिर क्रेडिट कार्ड बनाया, अब ऐड ऑन करते जा रहे हैं ना, इंक्रीमेंट में जा रहे होते हैं ना, ऐसा ही है कि नहीं? या जी जी बिल्कुल ठीक है ना, तो ये उसकी एक एग्जांपल है। अच्छा आइटरेटिव में कैसे, अगर आप प्लीज तो रीड करते हैं। ये iterative में है project scope is generally determined early, time and cost estimates are routinely modified, iterations develop the products through a series of repeated cycles by adding functionality. Prototype 1 build basic skeleton of website, get customer feedback. Prototype 2 add client side validations, look and feel, get the feedback and improve. 3 complete all integrations, add properties, complete testing and release entire applications to customer. Collect high level requirements, validate and verify requirements. जी थोड़ा सा क्लियर हुआ थोड़ा सा? मतलब मैं ये समझ रहा हूँ जो आइटरेशन है वो जैसे हमारे कोई भी नई गाड़ी बन रही है, कोई भी नया रोबोट बन रहा है, तो उसमें पहले प्रोटोटाइप्स बनते हैं, करते करते जब प्रॉपर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो कस्टमर्स को दिया जाता है। ओके गुड 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 वेल अंडरस्टैंडिंग। जी आगे देखते हैं इंक्रीमेंटल में क्या है, अब देखें जरा। Incremental deliverable is produced through a series of iterations that successfully add functionality within agreed time span. Each increment contains sufficient capability to be considered usable and consumable. First increment, delivery of first increment क्या है? Increment number 1, develop website with critical customer interactions and deploy. Increment 2, add additional back office capabilities, credit card process. Increment 3, add additional features, mobile apps, social integration, etc. and deploy.
add functionality incrementally until you deliver all requirements. जी, ठीक अब क्लियर हो गया आइटरेटिव और इंक्रीमेंट में फर्क? जी बिल्कुल जी, बाकी में क्लियर हुआ है? बुरहान? आइटरेटिव में मतलब आइटरेटिव में हम जो डिलीवरी देंगे वो एट द एंड होगी, ऐसे ही बीच में हम उसको बार बार चेक करवाए जाएंगे, हम उसमें चेक करवाते जाएंगे, इंक्रीमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको चेक कराते जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा मकसद ये है कि हमने जो चीज देनी है एक दफा सही देनी है, ठीक है। जी, इंक्रीमेंट में हम इंक्रीमेंटल में हम कोई डिलीवरी है, यानी आप जो जो करते जाएंगे वो डिलीवर करते जाएंगे, उसमें ऐड ऑन इंक्रीमेंटल में फीचर ऐड होता जाएगा हर दफा। फीचर ऐड होता जाएगा, फीचर जी ऐड ऑन होता जाएगा। आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो जी मैक्स। गुड गुड। अच्छा जी, अडॉप्टिव या अजाइल, जी इसको रीड करें अदनान। Used in rapidly changing environment when requirement and scope is difficult to define. It involves fixed time and cost. Scope is broadly defined and will be refined as progresses. It is an agile way to doing things as it is intended to the high level of changes. It needs ongoing stakeholders involvement. जी, कोई इसमें कंफ्यूजन? नहीं। अच्छा जी, अजाइल की ना काफी ज्यादा अप्रोचेज हैं। ये जैसे अम्ब्रेला मैंने बनाई हुई है ना, स्क्रम, कानबान, क्रिस्टल, एक्सपोनेंशियल प्रोग्रामिंग, ये सारी। अब स्क्रम जो है ना, आप इसका वर्ड सुन सकते हैं। अजाइल में बेसिकली होता क्या है, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अजाइल में बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है, सारा काम जिस तरह आप लोगों का प्लान बनता है ना, ये प्लान को कहते हैं पूरा प्लान प्रोडक्ट बैकलॉग बन गया, ठीक है। पूरा प्लान जो है, पूरा जो काम करना है, काम को ये रखते हैं स्टोरीज की फॉर्म में। स्टोरीज क्या है, आप कहते हैं कि मैं एज अ यूजर ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अदनान एज अ यूजर लिखेगा, आई एज अ यूजर वांट टू ओपन फेसबुक बाय वन क्लिक, ये एक स्टोरी होगी। फिर अदनान की एक स्टोरी होगी, आई एज अ यूजर वांट टू ऐड पिक्चर इन फेसबुक, आई एज अ यूजर वांट टू ऐड वीडियोस इन द फेसबुक। इसी तरह 100-200 फीचर्स आ गए, इनको हम यूजर स्टोरीज कह देंगे। यहाँ तक जो मैंने बात की है क्लियर है? यस ठीक है। उन सारी स्टोरीज को कंबाइन करके हम वो लिख देंगे, ये सारे काम हमने करने हैं। उस काम को कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक हो गया। ठीक। फिर आप प्रोडक्ट बैकलॉग को प्रायोरिटी देते हैं कि सबसे पहला काम कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है। वो प्रायोरिटी बन जाती है उस काम की। फिर आप, जो आपकी टीम होती है ना, आप उसे कहते हैं कि अब आप काम करें। फिर जो डेवलपमेंट टीम होती है वो काम करती है, उस काम 2 से 4 हफ्तों में वो एक चीज बना के आपको आउटपुट देती है। कोई ना कोई चीज उन्होंने 2 से 4 हफ्तों को बनानी होती है। इस 2 से 4 हफ्तों के टाइम को हम कहते हैं आइट्रेशन या स्प्रिंट। आइट्रेशन या स्प्रिंट। अब क्या होता है, जैसे ही काम 2 से 4 हफ्तों का टाइम स्टार्ट होता है, वो टीम अपना बैकलॉग, इस प्रोडक्ट बैकलॉग से अपना बैकलॉग निकालती है कि हम इस 2 से 4 हफ्तों में क्या काम कर सकते हैं, इस 2 से 4 हफ्तों में क्या काम कर सकते हैं। वो रोज टीम मिलती है, डेवलपमेंट टीम या काम करने वाली टीम, और वो डिस्कस करती है डेली स्क्रम में। रोज मिलती है, डेली डिस्कस करती है कितना काम कर लिया, कितना रहता है, और आगे कोई मसला तो नहीं आ रहा। आप लोगों की भी डेली मीटिंग होती होंगी, ऐसा ही है? जी ऐसे ही। आप उसको डेली स्टैंड अप कह दें, डेली स्क्रम कह दें, डेली प्लानिंग मीटिंग कह दें, आपकी मर्जी, पर आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। फिर 2-4 हफ्तों में आप वो चीज करके वो चीज प्रोड्यूस कर देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्प्रिंट बैकलॉग दोबारा बता दें। स्प्रिंट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग क्लियर हो गया? जी, प्रोडक्ट बैकलॉग। अच्छा, वो कहता है कि ये 1 से 10 चीजें 1, 2, 3 ये आप लोगों ने प्रोड्यूस करनी है इस 6 माह के अंदर। अब आप 2 से 4 हफ्तों में देखेंगे कि इस पहले पॉइंट में मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। आप फर्दर उसको क्लासिफाई करेंगे। पॉइंट 1 उठाया, उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस एक काम को करने के लिए मुझे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। वो सारे काम को आप प्रायोरिटाइज खुद करते हैं, उसे स्प्रिंट बैकलॉग है। क्लियर हो गया जी? जी, हम आगे चलते हैं। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल जिसमें प्रिडिक्टिव, आइटरेटिव, इंक्रीमेंटल क्लियर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट मतलब स्कोप प्रिडिक्टिव में फिक्स होता है, आइटरेटिव, इंक्रीमेंटल, अडॉप्टिव में डायनामिक होता है। एक्टिविटीज क्या होती है, प्रिडिक्टिव में एक दफा होती हैं,
और इंक्रीमेंटल में एक दफा होती है। आइटरेटिव में जब तक होती रहती, ठीक ना हो वो होती रहती है, होती रहती है। प्रिडिक्टिव में एक डिलीवरी होती है, आइटरेटिव भी बार बार करता है लेकिन डिलीवरी जब देता है तो एक दफा देता है। इंक्रीमेंटल में थोड़ी थोड़ी डिलीवरीज दे रही होती है। अडॉप्टिव भी थोड़ी थोड़ी डिलीवरीज देता है। गोल्स क्या होते हैं? कॉस्ट को मैनेज करना, सोल्यूशन को क्रिएट करना, स्पीड और कस्टमर वाया फीडबैक। अब ये देखें जो अडॉप्टिव है इसने इन दोनों को कंबाइन किया होगा बेसिकली, आइटरेटिव को और इंक्रीमेंटल को। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। टेबल से क्लियर हो गया। ये टेबल या मैट्रिक्स क्लियर है? जी। चलो अच्छा, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड वाटरफॉल एंड एजाइल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या हुआ जी, हमने जो है ये प्रिडिक्टिव के हिसाब से कर दिया कि रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करनी है, एनालिसिस कैसे किया, डिजाइन। हमने जो वेबसाइट को कोडिंग करनी थी, टेस्टिंग करनी थी, वो हमने अजाइल के हिसाब से कर दिया। दैट इज, अब पहले जोन सा मर्जी कर ले, कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज हाइब्रिड। क्लियर है क्या दोस्तों? जी। इसकी हाइब्रिड की कोई एग्जांपल है? ये एग्जांपल है। आपने वेबसाइट डेवलप करनी है, आप क्या करते हैं, आप पहले जो वेबसाइट बनी हुई थी ना किसी की, ठीक है ना, मैंने अब अपनी वेबसाइट एक बना रहा हूँ इसकी ना ट्रेनिंग की। मैंने देखा है दूसरों की वेबसाइट क्या है, उनकी वो रिक्वायरमेंट सारी देखी, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट ली हुई है, फिर मैंने उन रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया है, फिर मैं डिजाइन करवा रहा हूँ कि ये डिजाइन इस तरह बना है। मैंने वो पूरे स्टेप बाय स्टेप किया। अब जब मैंने टीम को दे दिया है कोडिंग करने के लिए, वो अपने हिसाब से कोडिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, वो स्प्रिंट के अंदर कर रहे हैं। दैट इज हाइब्रिड अप्रोच। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, अब ये फर्दर क्लियर करेगा कि प्रिडिक्टिव और अजाइल में क्या होता है। प्रिडिक्टिव के अंदर ये ऊपर वाली चीजें फिक्स हैं, नीचे वाली चीजें वेरी कर रही हैं। स्कोप फिक्स होता है प्रिडिक्टिव के अंदर। अजाइल के अंदर टाइम सबसे ज्यादा फिक्स होता है, हम इसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग, कि 2 से 4 हफ्तों में आपने करना है, टाइम बॉक्सिंग। फिर उसके बाद कॉस्ट फिक्स होती है और आप कहते हैं इस क्वालिटी में करना है। स्कोप वेरी कर जाता है कि अभी ये कर देते हैं, अभी हम ये काम कर लेते हैं, नहीं हुआ ना से, फिलहाल आपने इस टाइम में ये चीज निकालनी है, जबकि उसमें आपका कॉस्ट और टाइम वेरी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सड़क बना रहे हैं, आपका स्कोप फिक्स है कि आपने 2 किलोमीटर की सड़क बनानी है, यस और नो? हाँ जी। यस। आपका टाइम, आप कहते हैं 6 माह में बनानी है, कभी साल में बन जाती है, कॉस्ट ऊपर भी हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्टिव का है और ये अजाइल का है। हम इसको बोलते हैं स्कोप टाइम कॉस्ट को हम कहते हैं ट्रिपल कांस्टेंट ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रिपल कांस्टेंट ट्रायंगल, स्कोप टाइम कॉस्ट को। अब इसमें क्वालिटी रिसोर्स भी ऐड हो गए हैं, तो बाकी कांस्टेंट भी हैं। कांस्टेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कांस्टेंट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक हो गया जी दोस्तों? क्लियर है? जी। अच्छा जी, ये वही टेबल है, ये मैंने, ये पिनबुक में आपको ऐसा टेबल मिलेगा, मैंने खुद चेंज किया था, ये पिनबुक का टेबल है। अच्छा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन, वी विल टेक 1 मिनट ब्रेक, सिर्फ 1 मिनट ब्रेक, एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, याद करा दीजिएगा, आपके बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कभी लगे कि ज्यादा हो गया, जस्ट टेल मी, हम उसके ऊपर वैसे एक ब्रेक और लेंगे। ठीक हो गया दोस्तों? ओके। जी, अब हम अगला फेज पढ़े, प्रोजेक्ट फेज। प्रोजेक्ट फेज से पहले हमने पढ़ना है डिलीवरेबल। डिलीवरेबल कोई भी ऐसी चीज है दैट इज मेजरेबल एंड वेरीफाई प्रोडक्ट। फेज क्या है बुरहान, प्लीज? The phase. It is a collection of logically related project activities that ये cursor आ रहा है, illuminates. culminates in the completion of one or more deliverables. अच्छा जी, अदनान रीड करते हैं प्रोजेक्ट फेज के डिटेल में। जी। A project phase is collection of logically related project activities that results concludes in the completion of one or more deliverables. The phases in a life cycle can be described by a variety of attributes. Attributes may be measurable and unique to a specific phase. Attributes may include but are not limited to name, for example, phase A, phase B, phase 1, phase 2, proposal phase.
number, for example, 3 phases in the project, 5 phases in the project, duration, for example, 1 week, 1 month, 1 quarter, resource requirement, for example, people, buildings, equipment, entrance criteria for a project to move into the phase, for example, specified approvals documented, specified documents completed, and exit criteria for a project to complete a phase, for example, documented approvals, completed documents, completed deliverables. ओके, आगे बढ़े. Projects may be separated into distinct phases or sub-components. These phases or sub-components are generally given names that indicate the type of work done in that phase. For example, examples of phase names include but are not limited to concept development, feasibility study, customer requirement, solution development, design, prototype, build, test, transition, commissioning, milestone review, and lessons learned. अच्छा जी, फेज क्लियर हो गया आप सब लोगों को? ओके, एट द एंड ऑफ द फेज यू हैव अ फेज गेट. ठीक है, फेज गेट पे क्या होता है? या प्लीज. A phase gate is held at the end of phase. The project's performance and progress are compared to project and business documents, including but not limited to project business care, project charter, project management plan, and benefit management plan. A decision, for example, go/no-go decision is made as a result of comparison to continue the next phase, continue the next phase with modification, end the project, remain in the phase, or repeat the phase or elements of it. Depending on the organization, industry, or type of work, phase gates may be referred to by other terms such as phase review, stage gate, kill point, and phase entrance or phase exit. Organization may use these reviews to examine other pertinent items which are beyond the scope of this guide, such as product related documents or models. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? फेज गेट का जरा अपने ओके सामने बता दीजिए. ओके ओके कि फेज गेट क्या होता है? एट द एंड ऑफ ईच फेज, फॉर एग्जांपल हमने फेज पढ़ा था फिजिबिलिटी स्टडी. हम एट द एंड ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी हम देखेंगे क्या हम लोगों ने आगे मूव करना है कि नहीं मूव करना, आगे मूव करना है कि नहीं मूव करना. वहां पे डिसाइड करेंगे कि आगे जाना है नहीं जाना, डिसीजन लेंगे. उसको हम फेज गेट कहते हैं. ठीक है, मीटिंग होती है, उसको डिसाइड होता है. इज एट द एंड ऑफ द फेज प्रोग्रेस कंपेयर होती है, डिसीजन होती है हमें आगे जाना है कि नहीं जाना. ठीक है, इसलिए इसको किल पॉइंट भी कहते हैं, फेज गेट भी कहते हैं, फेज रिव्यू भी कहते हैं. क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर. ओके, अब आगे हम आ रहे हैं प्रोसेसेस के ऊपर. प्रोसेस देखो यार, सिंपल सी बात है. कोई काम अगर होना है, कोई काम अगर होना है, ठीक है, तो उसके सिंपल प्रोसेस है. इनपुट, टूल्स एंड टेक्निक, आउटपुट. आपने जूस बनाना है, आपको उसके लिए ये फल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. उसके लिए टूल्स, ये टूल्स एंड टेक्निक चाहिए. ये प्रोसेस है. प्रोसेस में एक इनपुट होती है, आउटपुट होती है, टूल्स एंड टेक्निक्स होती है. अब इसको बनाने के लिए क्या इनपुट्स होंगे, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होगी, वो आपका सिंपल हो जाएगा. इनपुट, टूल्स एंड टेक्निक एंड आउटपुट. Framework defines all processes, input, output, and techniques is a process set of activities to produce the desired output. Set of activities to produce desired output. ठीक है, इनपुट, टूल्स एंड टेक्निक, आउटपुट. डिलीवरेबल्स को चेक करना है, क्वालिटी के अंदर वेरीफाइड डिलीवरेबल बनाने हैं. इनपुट आएगी टूल्स एंड टेक्निक, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग. आउटपुट क्या आ जाएगा? वेरीफाइड डिलीवरेबल. उसके बाद एक और प्रोसेस देखें. एक प्रोसेस की जो आउटपुट होती है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक प्रोसेस की आउटपुट होती है वो दूसरे प्रोसेस की इनपुट बनती है. इस प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस की इनपुट. इनपुट डिलीवरेबल्स, इंस्पेक्शन, वेरीफाइड डिलीवरेबल. वेरीफाइड डिलीवरेबल आया, एक्सेप्टेड डिलीवरेबल बन गया. आउटपुट इनपुट बनती है. सिर्फ ये समझ लें कि एक इनपुट, टूल्स एंड टेक्निक आउटपुट होती है और एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस की इनपुट बनती है और फिर उस पर दोबारा टेक्निक्स चलती है. यहाँ तक चीज क्लियर है? जी. ओके. अच्छा जी, ये प्लीज पढ़ते हैं अदनान प्रोसेस कैटेगरी से. Process categories, iteration and interaction between processes varies based on project needs. Processes used once or at predefined points in the project, for example, develop project charter,
Processes performed periodically as needed, for example, acquire resources. Processes performed continuously throughout the project, for example, quality control, monitoring and controlling processes. ओके ओके, अच्छा जी, टोटल आपके 49 प्रोसेस होते हैं। आपको प्रोसेस तो समझ आ गया है ना? ये जो था ना, ये एक प्रोसेस था, ये एक प्रोसेस था, ये दो प्रोसेस हो गए। इस तरह के 49 प्रोसेसेस होंगे। हमारे 5 प्रोसेस ग्रुप हैं। 5 प्रोसेस ग्रुप कौन से थे जो हमने पढ़े थे? इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग। याद है ना, हमने एग्जाम में पढ़ा था, एग्जाम कंटेंट में। ऐसा ही है। इसी तरह 10 नॉलेज एरियाज होते हैं: इंटीग्रेशन, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्स, कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रोक्योरमेंट एंड स्टेक होल्डर। ठीक है, 5 प्रोसेस ग्रुप क्या है जी? इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इनिशिएशन में जो है इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग। इनिशिएशन में क्या होता है? हम देखते हैं व्हाई, क्यों ये काम करना है। प्लानिंग में क्या करते हैं? प्लानिंग में करते हैं कैसे करना है। एग्जीक्यूशन में हम काम करते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हम काम को चेक कर रहे होते हैं। और क्लोजिंग में हम काम को एंड कर देते हैं। ठीक है, 10 नॉलेज एरियाज है आपके। नॉलेज एरियाज क्या होते हैं? जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज देते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें प्रैक्टिसेस होती हैं, जिनमें टूल्स एंड टेक्निक डिफाइन होती है, काम करना कैसे है, स्केड्यूल कैसे बनाना है, बेसलाइन कैसे बनाना है, रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, स्टेक होल्डर क्या होता है, ये सारे नॉलेज एरियाज। ठीक है, ये आपके प्रोसेस ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5। ये आपके नॉलेज एरियाज हैं। जहां पे प्रोसेस ग्रुप और नॉलेज एरिया कंबाइन होते हैं, वहां पे प्रोसेसेस बनते हैं 1 और 2। फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोसेस है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, ये एक प्रोसेस है प्लान स्कोप, ये एक प्रोसेस है प्लान क्वालिटी। ये 3 प्रोसेसेस हैं: एक्वायर, डेवलप, मैनेज टीम। टोटल आपके ये प्रोसेस ग्रुप्स, ये नॉलेज एरियाज, 49 प्रोसेस। एनी कंफ्यूजन सो फार? फिर मैं आगे चलूंगा। अरे ये याद करने पड़ने हैं प्रोसेसेस सारे, और ये खुद ही याद कम्युनिकेशन क्या चीज है। ये आखिर तक पढ़ते पढ़ते खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप अभी आपका फोकस होना चाहिए समझने पे, और जो मैं आपको एक्टिविटीज दूंगा वो करने पे। बाकी याद करने वाली चीजें मेरे पे छोड़ दो। आपने इस बात की टेंशन लेनी, क्या याद करना है क्या नहीं करना। आपने सिर्फ जो समझना है वो समझे, जो समझ आ रही है वो समझना है आपने। ठीक है, और जो चीज समझ लेती है उसको क्वेश्चन करना है, क्या याद करना है क्या नहीं करना। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। जर्नी की स्टार्ट होने में ये नहीं सोचते कि दरमियान में क्या मुश्किलात आएंगी। वी विल सी द प्रॉब्लम्स। ठीक है अदनान, ठीक है ना? अदनान, आ जी रही हाँ, विद मेरा अस? भी ठीक है। अच्छा जी जी, जी जी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ये देखें, ये एक ना एक फेज खत्म हुआ, ये फेज गेट का सिंबल होता है। तो दूसरा फेज, यहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं। ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। ठीक है, ये प्रोसेस ग्रुप्स, ये नॉलेज एरिया। अच्छा जी, नाउ अब हम समझते हैं बेसिकली थोड़ा डिटेल में कि ये प्रोसेसेस होते कैसे हैं, कैसे ओवरलैप करते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ या फेज स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या है, आपने इनिशिएशन करना है ना, काम स्टार्ट करना है। यस और नो? यस और नो? यार अपने यस। माइक हाँ सारे जी। अपने माइक से अनम्यूट करें सब लोग। इनिशिएशन, आपने काम स्टार्ट किया, काम शुरू हो गया। जैसे काम शुरू हो गया, आप उसके फौरन बाद प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जैसे प्लानिंग होना शुरू होती है, आप एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। आप इस सारे टाइम में, जब आपने इनिशिएशन भी शुरू की है ना, आप इसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पूरे प्रोसेस को कर रहे होते हैं। और इन द एंड क्लोजिंग होती है। जब क्लोजिंग। क्लोजिंग हो गया, आपका फेज खत्म हो गया। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताएं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ना हर फेज में रिपीट भी हो सकते हैं। अभी आपने सिर्फ मकसद समझना है इसका ना। लार्ज प्रोजेक्ट में बार बार रिपीट होते हैं, डिजाइन में, डिजाइन के अंदर भी हो रहा है, विजिबिलिटी हर फेज में रिपीट होते हैं। अच्छा, अब ये असल में काम कैसे होता है, अब ये देखें। इनिशिएशन शुरू हुई है,
ये इनिशिएशन शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अभी इनिशिएशन खत्म नहीं हुई थी, साथ ही प्लानिंग शुरू होगी। जब प्लानिंग शुरू हुई है तो साथ साथ एग्जीक्यूशन भी होना शुरू हो गई है। फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल साथ साथ चल रहा है, और फिर जैसे ही एग्जीक्यूशन में चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं और साथ साथ वो डिलीवरेबल क्लोज होते जा रहे हैं। ये समझ आई है? हाँ जी आई। अब आई होप अब ज्यादा समझ आएगी। अब जो मैं करने जा रहा हूँ, ये इनिशिएशन, ठीक है, ये इनिशिएशन है, ठीक है। अब इनिशिएशन अभी आप देखें, अभी इनिशिएशन खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरू ही हुई थी। आपने साथ ही प्लानिंग शुरू कर दी है। यहाँ तक आई होप वेरी क्लियर। आगे चलते हैं। अभी जितना प्लान हुआ आपने उतना काम करना शुरू कर दिया। जितना प्लान होके प्लान अप्रूव हुआ है आपने काम शुरू कर दिया, और जैसे इनिशिएशन हुआ था आप साथ ही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर रहे हैं। अभी यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। और जहां जहां डिलीवरेबल्स देखें, यहाँ पे डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं, तो वो डिलीवरेबल जो प्रोड्यूस होता गया क्लोज होता गया, क्लोज होता गया, क्लोज होता वो चीज क्लोज होती गई है सर। यस यस यस। क्लियर है तीनों को? जी जी जी। ओके। अब इनिशिएशन हम देखते हैं काम क्या होते हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन वगैरह में। अच्छा जी अदनान जल्दी से पढ़े इनिशिएशन में क्या काम होते हैं। पहले पढ़ने डेफिनेशन किया, एक सेकंड पहले पढ़ना डेफिनेशन किया, फिर काम क्या होते हैं और उसका रियल पर्पस क्या, ठीक है। प्लीज रीड। Initiation process group. It defines a new project or a new phase of an existing project by obtaining authorization to start the project or phase. Define new project or project phase. Project manager is selected. Project charter is approved. Scope is defined. Finance budget is committed. Stakeholders are identified. Stakeholder expectations and are understood. Purpose है align the stakeholders expectations. Visibility about the scope and objectives or stakeholders engagement to meet their expectations. ये तो कल जो आपने बताई थी मोर और लेस वही चीजें। यस यस मोर और लेस वो चीजें, वो कोर्स कंटेंट था। हाँ वही, वो कोर्स कंटेंट था। आज हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्लानिंग में क्या है? Planning process group. In this process group, PM along with project teams decides what they want, how to do, when to do, who will do, money needed, time needed, etc. This is where PMP is developed. और इसके टास्क हैं एस्टैब्लिश स्कोप, पीएमपी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। यस। इसके टास्क हैं एस्टैब्लिश स्कोप, रिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइनिंग प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, डिफाइन वर्क रिक्वायर्ड, एस्टिमेटिंग द रिसोर्स एफर्ट एंड फाइनलाइज स्केड्यूल, estimating costs, budget, complete project management plan progressively elaborated through life cycle. और core purposes हैं outline the strategy and tactics, identify risks that are not visible upfront, document how to execute the other processes in the project. Okay, I think execution की मिस होगी मेरे से। execution का मकसद क्या होता है? काम करना है। उसमें काम क्या होता है? आप काम करते हैं, आप क्वालिटी को चेक करते हैं, आप चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, चेंज रिक्वेस्ट करते हैं, अप्रूव चेंजेस इम्प्लीमेंट करते हैं, रिस्क प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टेक होल्डर को एंगेजमेंट करते हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि आपने डिलीवरेबल प्रोड्यूस करने हैं और आपने नॉलेज को लेकर रखना है और सारे जितने भी रिस्क है उनको मेंटेन करना है। जी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रीड करें अदनान। Consist of processes required to track, review, and regulate the progress and performance of the project. Identify any areas in which changes to the plan are required and initiate the corresponding changes. Involves tracking, reviewing, and regulating project progress. Includes status reporting, progress measurements, and forecasting. Changes are initiated, reviewed, and approved. Formalizes acceptance of deliverables called scope verification, records quality control results. और purposes हैं controls project scope, schedule, cost, monitoring the ongoing project activities, ensure only approved changes are implemented. Okay, closing process group. Processes to conclude activities across all process groups, complete the project, phase, or contract. Tasks हैं releasing people and resources, reporting on team performance and lessons learned, updating or finalizing documents, project records and results, storing or archiving information. Purpose of obtaining acceptance by the customer or sponsor, approval to close. Verify that contracts and deliverables are completed, conduct post-project or phase end review. जी क्लियर है बात तीनों को?
जी, जिस पे मैंने लेसन लर्न वाला क्वेश्चन पूछा था यप कि यप 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 जी, तीनों क्लियर है? या Yes. बुरहान? जी जी. ओके, नाउ यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नाउ अब हम आते हैं प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर। प्रोजेक्ट जब चल रहा है तो ऑब्वियसली इसमें इंफॉर्मेशन बननी है। अब इंफॉर्मेशन किस तरह देते हैं, कैसे देते हैं, ये बहुत बड़ा स्किल होता है। कुछ लोग जो इंफॉर्मेशन मिली है, जी इतना काम हो गया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। उसका एक वजीर था, वो उसे बहुत प्यारा था। लोग उससे ना बड़े जलते थे, लेकिन अब वो उसका प्यारा था, उससे कोई बात नहीं कर सकता। एक दिन दूसरे वजीर ने ना बड़ी हिम्मत करके ना उसे कहा कि सर बादशाह सलामत, आप इससे क्यों प्यार करते हैं, हम बाकी से ज्यादा काबिल है। उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता जो मुझे पता है। उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, आप टेस्ट करके देख लें। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, खबर करो, मैं टेस्ट करूंगा एक दिन। बात भूल गया वजीर जिसने बात की थी, लेकिन बादशाह सलामत तो नहीं भूला ना, क्योंकि उसकी अथॉरिटी चैलेंज हुई थी। कुछ अरसे बाद बादशाह सलामत ने वजीर को बुलाया और उसने उसको कहा कि दूर इलाके में ना एक बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, वो जरा चेक करके आओ क्या हालात है। वो जाता है, जाके देख के आता है, कहता हाँ बादशाह सलामत, बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसने कहा ठीक है। कहता तुम देखा है? कहता हाँ देखा है। वो अपने दूसरे वजीर को भेजता था जिससे वो प्यार करता था, जिसको बड़ा वो जिससे मोहब्बत करता था। वो जाता है, उसको भेजता है, वापस आता है तो बादशाह सलामत, काली बिल्ली है। वो बिल्ली ना उन लोगों ने पाली हुई थी, उन लोगों ने उसको बड़ा अच्छा खासा पिलाया है, और उस बिल्ली ने पहले बच्चे दिए थे, बच्चे मर गए थे, अभी दूसरे बच्चे पैदा हुए हैं। 4 बच्चे हैं, एक सफेद है, एक काला है, एक का रंग मिक्स है, एक ब्राउन है, और उनकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। 3 बच्चे ना बड़े सेहतमंद है, चौथा मुझे लगता है मर जाएगा। मेरा ख्याल है मैं चौथे बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। अब बादशाह सलामत उन्हें कहता है ये फर्क है तुम में और उसमें, और यही फर्क होता है सक्सेस में और एक नाकामयाब इंसान में। इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके कैसे डिलीवर करना है, दैट इज अ टैलेंट। प्रोजेक्ट में ऑल द टाइम इंफॉर्मेशन आ रही होती है। कुछ लोग जो रॉ फॉर्म में डाटा होता है ना, जितना काम हो गया इतना काम हो गया, वो स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कुछ लोग एक लेवल अप पे चले जाते हैं, उसको डेली रिपोर्ट्स में करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो नेसेसरी होती है, ग्राफ्स में, ये चीजों में। ये जो ग्राफ्स रहेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब तीनों इंफॉर्मेशन का काम होता है प्रोजेक्ट में, लेकिन उनका एक लेवल होता है। अब वर्कर लेवल तक जितनी वेल्डिंग हो गई इतना हो गया, दैट इज इनफ। एक मैनेजर लेवल तक ये इंफॉर्मेशन कितना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हो गया, कितना काम हो गया, वो चाहिए होता है। लेकिन एक सीनियर मैनेजर लेवल तक कि भाई ग्राफ्स दिखाओ, पीपीटी में बताओ, प्रेजेंटेशन में बताओ, ये चाहिए होता है। एग्री करते हैं कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। इसी बिल्कुल हिसाब ऐसे से ही है। इसी हिसाब से इंफॉर्मेशन के 3 टाइप्स हैं। वर्क परफॉर्मेंस डाटा। बुरहान रीड। The raw observations and measurements identified during activities performed to carry out the project work. For example, actual cost, actual duration, and percent of work physically completed. जी, ये आपकी जो रॉ ऑब्जर्वेशन आप जाके देख रहे हैं, ये वो है क्या काम हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, ये वो लेवल 1 है, ये लेवल 0, इसको लेवल 0 कहते हैं हम। फिर आगे आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन लेके उनको ट्रांसफर करते हैं कुछ कंट्रोलिंग प्रोसेस से, उसको बेहतर शक्ल में लेके आते हैं। वो रॉ थी, ये डेली रिपोर्ट्स होगी, डिस्क्रिप्टिव हो गया। जी या प्लीज रीड। work performance information, the performance data collected from various controlling process, analyzed in context and integrated based on relationship across areas. For example, status of deliverables and forecasted estimates to complete, etc. ओके, अच्छा जी, तीसरा आ गया वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये लेवल 2, ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। जी अदनान। A compilation of work performance information for consumption purpose or decision making. ठीक है, यहाँ से ये फॉर्म आई, आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट की, ये टीम के लिए, ये स्टेक होल्डर या चेंज कंट्रोल बोर्ड के लिए जिन्होंने डिसाइड करना है। ठीक है, क्लियर होगी ये तीनों चीजें, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट। क्लियर है? जी Okay. अच्छा, जब काम हो रहा होता है ना, काम जब होता है तो वर्क परफॉर्मेंस डाटा प्रोड्यूस होता है।
रियल में डाटा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अब डाटा कंट्रोलिंग प्रोसेस में जाता है हर डिपार्टमेंट के पास, स्कोप वालों के पास, स्केड्यूल के पास, क्वालिटी के पास, वो अपने हिसाब से उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होकर वापस आता है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, प्रोजेक्ट मैनेजर से कंपाइल करके रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देता है और उस पर डिसीजन ली जाती है। क्लियर है? जी जी क्लियर है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेलरिंग, यार एक रेडीमेड सूट लेते हैं और एक टेलर मेड सूट लेते हैं। बुरहान, क्या शादी हुई है किसी की? जी मेरी हमारी शादी। अच्छा जी, मुझे बताएं, जब एक रेडीमेड सूट लेते हैं और टेलर सूट लेते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? रेडीमेड की जो स्टिचिंग है वो आपके साइज के मुताबिक, जरूरी नहीं कि हमेशा फिट बैठे। वो फिट नहीं आता, वो ठीक नहीं होता। जो पीएमपी के 49 प्रोसेसेस है ना, जो 49 प्रोसेसेस है ना, ये एक रेडीमेड प्रोसेसेस है। आपने क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर प्रोसेस को टेलर्ड करना है, टेलर्ड करना है, ठीक है। टेलरिंग रीड कीजिएगा प्लीज बुरहान। The appropriate project management processes, inputs, tools, techniques, outputs, and life cycle phase should be selected to manage a project. This selection activity is known as tailoring project management to the project. Tailoring is necessary because each project is unique. Not every process, tool, techniques, input, or output identified in the PMBOK guide is required for every project. ओके, डिफरेंट बड़े प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा टेलरिंग करते हैं, छोटे पे डिफरेंट करते हैं, क्योंकि आपने 49 प्रोसेसेस इस्तेमाल नहीं करने, आपने अपने अकॉर्डिंगली करने हैं। नॉट एवरी प्रोसेस इज नीडेड, नंबर ऑफ प्रोसेस में डिपेंड ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। यू चूज प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट और आप डेप्थ भी उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। दो चीजें आप टेलर करते हैं, नॉलेज एरिया और प्रोसेस ग्रुप। यही है ना प्रोसेस ग्रुप? 5 प्रोसेस ग्रुप, 10 नॉलेज एरियाज, यही है ना, और तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। इनको मिला के 49 प्रोसेस बनते हैं। अब आप ये एग्जांपल है कि कैसे प्रोसेस होते हैं कैसे नहीं होते, ये हमने पढ़ा था। ट्रिपल कंस्ट्रेंट कहते हैं स्कोप टाइम कॉस्ट को, हम ट्रिपल कंस्ट्रेंट कहते हैं। स्कोप टाइम कॉस्ट को ट्रिपल कंस्ट्रेंट कहते हैं। वैसे ये स्कोप टाइम कॉस्ट रिस्क क्वालिटी रिसोर्स, ये सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट इज एनीथिंग दैट लिमिट्स द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। कंस्ट्रेंट इज एनीथिंग दैट लिमिट द प्रोग्रेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। क्लियर है जी? ओके हाँ जी क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो। लेट्स टेक 1 मिनट ब्रेक, फिर हम इसको आगे मूव करते हैं। आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, आपका जो प्रोजेक्ट बेस होता है ना, वो प्रोजेक्ट बेस होता है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कैसे बिजनेस को लेकर चलें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस केस एंड बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या बिजनेस एनालिस्ट होता है अकाउंटेबल इस डॉक्यूमेंट्स को बनाने में। प्रोजेक्ट मैनेजर ने इंश्योर करना होता है कि जो इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लेके चलें, ठीक है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से आप ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस, aligning project documents with business documents. He is not accountable for making business case and benefit management plan. This is the responsibility of who? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। ठीक हो गया? Now, if you understand this, you will understand a lot of the things. This is basically where your project starts. Your project start with project charter, then you make project management plan. But there are some documents that are required to initiate a project charter, that are business case and benefit management plan. Actually, what happens? You found that there is a need to do something. You do SWOT analysis, you do feasibility study, you basically do need assessment. From the need assessment, you make a business case and benefit management plan. By combining these things and many other things, you make a project charter and you go this. ये क्लियर है? These are pre-project activities. ठीक है जी। बिजनेस केस क्या होता है? बिजनेस केस इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग फिजिबिलिटी स्टडी, में लिखा होता है कि क्या बेनिफिट्स होंगे, क्यों करना है, नीड असेसमेंट क्या आती है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रीजन क्या है, सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा,
ऑथराइज कैसे करेंगे, ये सब प्रोजेक्ट स्पॉन्सर लिखता है। ठीक है, बिजनेस नीड क्या होती है जी? प्लीज अली अहमद, सॉरी 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 सॉरी, अदनान प्लीज जी जी आमिर भाई। रीड कीजिएगा ये। Business documents, business case. A business case, a document economic feasibility study used to establish validity of the benefits of a selected point. Business needs, determine what is prompting the need, business problem or opportunity, value to be delivered to organization, identification of affected stakeholders and scope. इसको समझना बहुत जरूरी है कि असल में नीड क्या थी, क्या नीड चली है, अपॉर्चुनिटी क्या है, या अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्या है, इस वजह से बिजनेस केस बन रहा है, वैल्यू क्या मिलेगी, और इससे कौन से स्टेक होल्डर्स इफेक्ट होंगे, ओवरऑल स्कोप क्या होगा। फिर आप उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। या प्लीज रीड। Analysis of the situation, organizational strategies, goals and objectives, root cause of the problem or main contributors to opportunity, gap analysis, existing versus needed capabilities, identifications of risk, identification of critical success factors, identification of decision making criteria required, desired, optional, और लास्ट में ऑप्शंस एनालिसिस। अब आप उस सिचुएशन जो आपने बिजनेस नीड आइडेंटिफाई की है उसको एनालाइज करते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, रूट कोज क्या था इस प्रॉब्लम का या बेनिफिट का, आप गैप एनालिसिस करते हैं, आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जिनको केपीआईज भी कहते हैं समटाइम्स, आप डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया करते हैं और जितनी ऑप्शंस आती है उनको एनालाइज करते हैं। जी बुरहान, रिकमेंडेशन पढ़ें प्लीज। Statement of recommended option, constraints and assumptions, risks and dependencies, success measures, identification of critical success factors. यहाँ पे आपने देखा था कि मल्टीपल ऑप्शन, अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो क्या आपके पास ऑप्शन है, दूसरा चूज करते हैं तो क्या ऑप्शन है। यहाँ पे आप रिकमेंड करते हैं कि व्हाई दैट ऑप्शन इज बीइंग सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट करेंगे जब वो सिलेक्ट होगी उसमें कंस्ट्रेंट्स और असम्पशंस क्या हैं, रिस्क और डिपेंडेंसीज क्या हैं, सक्सेस कैसे मेजर होगी और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगी। फिर आप उसको इवेल्युएट करते हैं कि जो आप कर रहे हैं इवेल्युएट कैसे करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ बेनिफिट मेजर करने के मेथड्स होते हैं, बेनिफिट टू कॉस्ट विंडो, स्कोरिंग, पेबैक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आईआरआर। ये आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ये आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि ये बेनिफिट के मेजर के मेथड होते हैं, इनके नाम नाम पता होना, सिर्फ पता होगा आप कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने बिजनेस केस के साथ ही ऐड किया होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस केस के बाद क्या होता है अदनान? अदनान, बिजनेस केस के बाद क्या होता है? प्रोजेक्ट गो नो गो डिसीजन होती है, केस कंटिन्यू होता है, बेनिफिट रियलाइज करते हैं। हो सकता है कि प्रोजेक्ट को क्लोज करने का डिसीजन हो जाए, प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करते हैं आप लोग कि भाई प्रोजेक्ट के बेनिफिट नहीं है, हम प्रोजेक्ट के बेनिफिट नहीं हो रहे, हम क्या करें। जी आवाज आ रही है मेरी अब? ये लगे अच्छा जी, प्रोजेक्ट की गो नो गो डिसीजन करते हैं, करना है नहीं करना, फेस के डिसीजन, बेनिफिट, प्रोजेक्ट अगर आपके वो आप देखते हैं कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिल सकते, आप प्रोजेक्ट क्लोज कर देते हैं या प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। अदनान समझ आई? हाँ जी समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं दूसरा बिजनेस डॉक्यूमेंट है बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। यही है, प्लीज रीड। Benefit management plan, the documented explanation defining the processes for creating, maximizing, and sustaining the benefits provided by a project. Target benefits, expect tangible or intangible value, NPV. Strategic alignment, how project benefits are organizational strategy. Time frame, benefits by phase, short term, long term, ongoing. Benefits owner, person accountable to monitor, record, and report benefits. Metrics, measurement, direct, indirect, assumptions, factors expected to be in place, risk associated with the realization of benefits. अब ये पूरे का पूरा बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान है, आप इसको फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, इसको रो में लिखें, ये सारा बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर कैसे करते हैं? प्रोजेक्ट सक्सेस देखते हैं कि
स्कोप टाइम कॉस्ट में ऑब्जेक्टिव मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट शुड मीट सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइंड बाय की स्टेक होल्डर्स। अच्छा जी, क्लोजली लिंक टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने 3 चीजें पढ़नी है, बिजनेस केस, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान और बिजनेस प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर। ये तीनों चीजें क्लियर है क्लियर है आप लोगों को? क्लियर कह रहा हूँ तीनों चीजें क्लियर है? हाँ जी जी क्लियर। अच्छा, बिजनेस केस का ना ये फॉर्मेट होता है, इसमें लिखा होता है रीजंस क्या है, ऑप्शंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट क्या है, टाइम स्केल्स क्या है, रिस्क क्या है। आप ये 5 क्वेश्चंस को डिसाइड करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, अप्रोच क्या है, रिस्क असेसमेंट, वैल्यू मैनेजमेंट। और ये टेम्पलेट होता है, अगर आप कभी चाहें तो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, ऑनर्स कौन है, मैट्रिक्स क्या है, रिस्क क्या है। हमने पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ थिंकिंग क्या क्या थे, क्या क्या कंपोनेंट थे जी, लाइफ साइकिल की टाइप क्या होती है, प्रेडिक्टिव, अजाइल वगैरह। फिर हमने पढ़ा है कि प्रोसेसेस कौन से होते हैं, प्रोसेस कैसे चलते हैं, बिजनेस केसेस वगैरह क्या होते हैं। इन सब में से कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? एनी कंफ्यूजन? नो ओके। नो टैलेंट विंस गेम बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विंस चैंपियनशिप। ठीक हो गया जी। एंड दिस कंप्लीट्स ऑल चैप्टर 1 फॉर टुडे। अब आप लोगों ने जितने भी नोट्स हैं यहाँ तक वो रिव्यू करने हैं, तो इन बुक में आप लोगों को सेंड करता हूँ। तो इन बुक का चैप्टर 1 आपने पढ़ना है। आप लोगों ने